क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 2, चैप्टर 9, मुगल शासक और उसका दरबार के अगले पॉइंट 9, सीमाओं के परे का अध्ययन करेंगे। हम लोग यहाँ पर जो ऐतिहासिक स्रोत है, ठीक है, या जो इतिवृत्ति के लेखक हैं उनके द्वारा जो स्रोत प्रदान किया गया है, ठीक है, वहाँ से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। देखेंगे इसी संदर्भ में हमने चर्चा किया था पदवी के बारे में, पद के बारे में, और इसके बाद हम लोग इसके अंतर्गत यह भी देखा था कि शहंशाह राजाओं का राजा किस तरह से वह एक सामान्य पदवियां धारण करता था, अथवा जहांगीर का मतलब होता है विश्व पर कब्जा करने वाला, और शाहजहां का मतलब होता है विश्व का राजा। ध्यान देंगे, शाहजहां का मतलब होता है विश्व का राजा और जहांगीर का मतलब होता है विश्व पर कब्जा करने वाला। अब ये सारी उपाधियां अलग अलग राजाओं द्वारा अपनाई गई एक खास उपाधि थी। अब देखिए, मुगल बादशाह प्रायः यह विजित क्षेत्रीय व राजनीतिक नियंत्रण के दावों को दोहराने के लिए इतिहासकार प्रायः इन टाइटल सूट को और उनके अर्थों का हवाला देते थे, लेकिन सही समसामयिक इतिहास पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों के साथ राजनयिक रिश्तों और संघर्षों का विवरण देते हैं। अब इसमें प्रतिस्पर्धी जो क्षेत्रीय हित की वजह से कुछ तनाव और राजनीतिक प्रतिद्वंदी का पता चलता है। सफावी और कंधार, मुगल राजाओं तथा ईरानी व तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक और राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से पृथक करने वाले हिंदू कुश पर्वतों द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। मतलब यहां देखिए, एक बाउंड्री की बात हो रही है। मध्य एशिया को, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप से विभाजित करने वाली बाउंड्री की सीमा हिंदू कुश पर्वतों द्वारा निर्धारित करता था, ठीक है, और एक उत्तर में जो हिमालय पर्वतमाला है, फिर डेजर्ट एरिया है, ये सभी थे। मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियों को विशेषकर काबुल और कांधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे से बचाव किया जा सके। हर एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य से बचने के लिए अपनी सेना, अपनी सैनिक शक्ति को, अपनी निगरानी को मजबूत रखता था। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ था। सफावियों, ईरान के सफावियों। अब यह किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 ईस्वी में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया। यद्यपि सफावी दरबार ने मुगलों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे, तथापि कांधार पर यह दावा करता रहा कि 1613 ईस्वी में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कांधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए, ठीक है, एक राजनयिक दूत भेजा। समय समय पर इनके शिष्टमंडल आते रहते थे, जिनको हम लोग आज राजदूत के नाम से जानते हैं, और यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। किंतु 1622 ईस्वी की शीत ऋतु में एक फारसी सेना ने कांधार पर घेरा डाल दिया। उस समय के लोग बहुत ही षड्यंत्र चाल चलकर एक दूसरे के दरबार में जाते थे। पहले तो क्षमा याचना की नीति अपनाते थे, फिर उनके मन में जीत हासिल करने की उत्कंठा रहती थी, तो इसके लिए वह उनकी पूरी सैनिक शक्ति, उनकी ताकत, उनके मजबूत तंत्र का आकलन करते थे, ठीक है। मुगल रक्षक सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी और अतः वह पराजित हुई और उसे किला तथा नगर सफावियों को सौंपने पड़े। बिल्कुल देखिए,
इस लघु चित्र से के आलेख से पता चलता है कि जहांगीर ने हाल ही में देखे गए एक स्वप्न को अबुल हसन से चित्र में उतारने के लिए कहा, और इसमें दो शासकों जहांगीर और सफावी शाह अब्बास को मित्रवत गले लगाते हुए दिखाया गया है। साथ ही उन्होंने जो ड्रेस पहना है वो पारंपरिक पोशाक है। 1613 ईस्वी के मुगल राजदूत वर्ग के साथ ईरान गए बिशनदास द्वारा बनाए गए चित्र पर आधारित है। यानी बिशनदास ने ईरान में जाकर शाह अब्बास का चित्र बनाया था। ठीक है, तो ये पूछता है, आप ऑब्जेक्टिव्स में आपको याद रखने हैं। 9.2 है ऑटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। दरअसल ये जो ऑटोमन साम्राज्य है, समझना, मुगलों ने अपने संबंध इस हिसाब से बनाए कि वे ऑटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को बरकरार रख पा सके, और यह हिजाज अर्थात ऑटोमन अरब के उस हिस्से के लिए विशेष रूप से सत्य था जहां मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल थे। तो मक्का और मदीना का जहां महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हो और साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी हो, वहां से चारों तरफ जाने के रास्ते हों, एक सामरिक शक्ति का केंद्र भी हो, तो फिर क्या होगा? इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में मुगल बादशाह आमतौर पर धर्म और वाणिज्य के मुद्दों को मिलाने की कोशिश करता था। वही मैंने कहा कि सामरिक शक्ति का वह लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देता था। ठीक है, और इनकी बिक्री से अर्जित आय को उस इलाके के धर्मस्थलों व फकीरों में दान में बांट देता था। हालांकि औरंगजेब को जब अरब भेजे जाने वाले धन के दुरुपयोग का पता चला, ठीक है, तो उसने भारत में उसके वितरण का समर्थन किया, क्योंकि उसका मानना था कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का है। तो यहाँ जरा देखिए औरंगजेब की समझ कितनी अच्छी है। ये सोच रहा है कि जो मैं ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो हमारा तीर्थ स्थल है, ठीक है, और जो मैं धन भेज रहा हूँ वहाँ पर उसका दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है, तो लाजमी है कि ऐसे वहाँ भेजने के बजाय हमारे अपने ही क्षेत्र में बांट दिए जाए। बादशाह तक सुलभ पहुंच। जेसुइट शिष्टमंडल का एक सदस्य फादर मॉन्सेरेट अपने अनुभवों को लिखता है कि अकबर से भेंट करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए उसकी पहुंच कितनी आसान है कि इसके लिए विश्वास करना बड़ा कठिन होगा। लगभग प्रत्येक दिन वह ऐसा अवसर निकालता है कि कोई भी आम आदमी अथवा अमीर वर्ग उससे मिल सके और बातचीत कर सके। उससे जो भी बात करने आता है उन सभी के प्रति कठोर न होकर वह स्वयं को मधुर भाषी और मिलनसार दिखलाने का प्रयास करता है। उसे उसकी प्रजा के दिलो दिमाग में जोड़ने में इस शिष्टाचार और भद्रता का बड़ा असाधारण प्रभाव है। सोचिए। 9.3 मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक। यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिकों के विवरणों से हुई। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जो जेसुइट वृत्तांत हैं, जीवनी लिखे गए या जो जिनकी रचना की गई, सबसे पुराने वृत्तांत हैं, पुराने रचना हैं। अब 15वीं शताब्दी के अंत में भारत तक एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज का अनुसरण करते हुए, आपने देखा ना वास्को डी गामा 1500 कितनी ईस्वी में किया था, मैं यहां पे भूल रहा हूं, तो आप पाएंगे कि वही पुर्तगाली व्यापारी ने तटीय नगरों में व्यापारिक केंद्रों का जाल स्थापित किया। 1598 और 99 का पीरियड है वो। फिर 1600 में अभियान चलाया था। ठीक है, अब पुर्तगाली राजा भी सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट के धर्म प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में रुचि रखता था, और 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की इस प्रक्रिया के हिस्सा थे।
अब इस भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी एक दुर्दांत घटना के साथ शुरू हो रही है और यही एक महत्वपूर्ण कड़ी थी जहां से भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी 7वीं शताब्दी में, ठीक है, 7वीं शताब्दी में जो अरब आक्रमण के साथ शुरू हुआ था वह रुकने वाला नाम नहीं ले रहा है। आप यूँ कहें कि अरब आक्रमण ही नहीं, उससे पहले शक, सिथियन, मुरुंड, ये सब जो विदेशी आए, ठीक है, जो वहाँ से शुरू हुआ, उससे फिर रुकने वाला नाम नहीं ले रहा है। फिर वह निर्णायक मोड़ 7वीं शताब्दी में आता है और 7वीं शताब्दी के बाद जो निर्णायक मोड़ है, ठीक है, वह आप पाएंगे, ठीक है, 12 यानी 13वीं शताब्दी में। फिर 13वीं शताब्दी के बाद आप पाएंगे 16वीं और 17वीं शताब्दी में, ठीक है, और यही 16वीं और 17वीं शताब्दी में ये भी पाएंगे कि अब यहाँ पर एक मिशन के तहत जो व्यापार करने के लिए ईसाई लोग आ रहे हैं, ठीक है, जेसुइट पादरी आ रहे हैं या उनका टीम आ रहा है, ठीक है, वह धीरे धीरे इन मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए अपने अंदर में सारी शक्ति को ले लेगा और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। चलिए संक्षेप में मैंने आपको बतला दिया। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत उत्सुक था और उसने इसके निमित्त, ठीक है, जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूतमंडल गोवा भेजा और पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 ईस्वी में पहुंचा। वह वहां लगभग 2 वर्ष रहा, ठीक है, और इन जेसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की और उनके सद्गुणों के बारे में बतलाया, ठीक है, और इसी विषय से संबंधित उलमा से उनका वाद विवाद भी हुआ और लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 और 95 में भी भेजे गए। जेसुइट विवरण व्यक्तिगत प्रेक्षणों पर आधारित हैं और वे बादशाह के चरित्र और सोच पर गहरा प्रकाश डालते हैं, मतलब गहरा छाप डालते हैं। बादशाह यह जानने को आतुर है आखिर धर्म की इतनी जो भिन्नताएं हैं यह क्यों है, ठीक है, सत्य क्या है, ठीक है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए बाकायदा उनका एक टीम बना दिया गया था और फुर्सत के समय में वो इस चीज़ से बात और विवाद और करते थे और सुनते थे। औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। ये जो पादरी शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति जेसुइट जिसको कहते हैं, अकबर ने जो उच्च आदर प्रदर्शित किया उससे वे बहुत प्रभावित हुए और ईसाई धर्म सिद्धांतों में बादशाह की स्पष्ट दिलचस्पी उनके व्याख्या उन्होंने अपने मत में बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत के रूप में की। यानी अकबर बिल्कुल ही एक थोड़ा मॉडर्न सोच वाला बन रहा था, ठीक है, उनकी सोच संकीर्ण नहीं थी, उनकी सोच कुंठित धर्म में नहीं थी, उनकी सोच थोड़ा बहुत ही एक दायरे में न रह करके बिल्कुल सभी मानव के प्रति समान भाव से आदर रखने का था, ठीक है, ऐसा ही मुझे लग रहा है। और यही कारण है कि आप पाएंगे कि अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कहा जाता है। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है। इसे पश्चिमी यूरोप में हावी धार्मिक या सहिष्णुता के माहौल के प्रकाश में समझाया जा सकता है। जैसे मॉन्सरेट ने टिप्पणी की कि राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की कि सभी को उसके धर्म के अनुपालन की अनुमति देकर उसने वास्तव में सबका तिरस्कार किया, ठीक है। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने फतेहपुर सीकरी की इबादत खाने में 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण हुआ है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको कहा था कि इसी इबादत खाने में सारे टीम रहती थी, जिसमें मुसलमान भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, जैन भी रहते थे, पारसी भी रहते थे और ईसाइयों के बीच बिल्कुल एक अंतर धर्मीय वाद विवाद को जन्म दिया।
लोग खुलकर यहाँ डिबेट करते थे। अकबर के धार्मिक विचार, उनके धर्मों की, विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के विद्वानों से प्रश्न पूछने और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से, ठीक है, परिपक्व हुए और धीरे धीरे वह सभी धर्मों को समझने के रूढ़िवादी तरीकों से दूर प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित दैवीय उपासना के स्वयं मतलब अपनी कल्पित विभिन्न दर्शन ग्राही रूपी की ओर बढ़ा। यही कारण है कि उन्होंने दीन ये इलाही को लागू किया था। हमने देखा कि अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के वर्ण दर्शन का सृजन किया और राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका प्रयोग किया, और यही कारण है कि इन्होंने दैवीय रूप से अपने आप को जोड़ा। ठीक है। हरम में होम, यहाँ अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ठीक है, उनके मुंतखाब उत तारीख से एक अंश लिया गया है और एक धर्म विज्ञानी भी है और एक दरबारी भी है। बदायूनी अपनी नियुक्ता की नीतियों का आलोचक था और अपनी पुस्तक की विषय वस्तु को वह सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। हो सकता है कुछ बातें होंगी, लेकिन वह जब युवा अवस्था के आरंभ से ही महामहिम अपनी पत्नियों अर्थात हिंद के राजाओं की पुत्रियों के सम्मान में हरम में होम का आयोजन कर रहे थे। और यह एक ऐसी धर्म क्रिया है जो अग्नि पूजा आतिश परस्ती से व्युत्पन्न हुई है, परंतु अपने 25वें शासन वर्ष 1578 के नए वर्ष पर उसने सार्वजनिक रूप से सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम किया। शाम को चिराग और मोमबत्तियां जलाए जाने पर सारे दरबार को आदरपूर्वक उठाना पड़ा। देखिए, काल रेखा है, आपको याद करने हैं कि 1530 ईस्वी में क्या हुआ। 1587 ईस्वी में देखिए गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा के लेखन की शुरुआत, बाबरनामा के संस्मरणों का बाबरनामा, ठीक है, उसका फारसी में अनुवाद हुआ। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा का कार्य करना, स्थिति को बिल्कुल की याद कर लेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे अगले पार्ट में, उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में, यानी प्रश्न की चर्चा करेंगे, प्रश्न सह उत्तर की चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बतलाएं भी